नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, चुनाव हो चुका है और चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पहले जरूर ऐलान किया गया था अमित शाह की तरफ से कि अगर पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो नायब सैनिक के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और वही सीएम होंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से जो सिनेरियो सेट हो रहा है उसमें कुछ नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और आगे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी, क्या कुछ उनकी रूपरेखा होगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से अमित शाह ने पहले साफ तौर से कहा था कि चुनाव जो है नायब सैनिक के चेहरे पर लड़ा जाएगा और अगर पार्टी सत्ता वापसी करेगी तो सीएम वही होंगे, लेकिन अनिल कह रहा है कि सीएम मैं होऊंगा और उधर राव इंद्रजीत कह रहा है कि 9 विधायक मेरे साथ है। तो क्या ये मामला है? ये देखो, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, पहली बात तो मैं ये मान करके चलता हूं कि मोदी जी और अमित शाह जी के मुंह से निकला हुआ शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में इस प्रकार की वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि उनके कथन को झुठला दे या उनको पलटने का वो मादा रखें या सोचें। अमित शाह जी ने खुद पंचकुला के अंदर ये बात कही थी कि हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही हरियाणा प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे और नायब सिंह एक नायाब हीरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हुए और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कैंपेन चला उस कैंपेन में बहुत बड़ी भूमिका तीसरी बार भाजपा की सरकार लाने के अंदर नायब सिंह सैनी जी की है। ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जिस प्रकार से आपने जिक्र किया अनिल विज जी का, कई बार नेताओं को अपनी सीट निकालने के लिए इस प्रकार के सबूपे छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन वो चुनाव से पूर्व छोड़े जाते हैं। चुनाव से पहले अनिल विज जी ने भी जिक्र किया इस बात का और इंद्रजीत जी ने भी जिक्र किया और इंद्रजीत जी को भी कहीं एक ये मलाल तो पिछले काफी लंबे समय से है कि अहिरवाल की मैं 9-10 सीटों के ऊपर मेरा प्रभाव है और वो मैं भाजपा को 3 चुनाव से लगातार दिला रहा हूं, तो क्या हमारी अनदेखी ना हो। वो भी चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी उनको मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फैसला कर चुकी है उस फैसले के ऊपर कायम रहेगी। वैसे प्रजातंत्र है और राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी फैसला कभी भी पलटा जा सकता है। ऐसे ऐसे सर्वे भाजपा और कांग्रेस ने नारा दे करके किए थे, कहीं रायशुमारी करवाई थी, कुछ बहुत से ऐसे आदमी दोनों पार्टियों के अंदर आए जो आज शामिल हुए और कल ही उनको टिकट मिल गया। कहाँ तो वो सर्वे गए। राजनीति में कई बार समझौते करने पड़ जाते हैं, लेकिन इस फैसले के ऊपर मैं ये मान करके चलता हूं कि अमित शाह जी ने जो फैसला सुनाया था पार्टी का कि पार्टी उसी फैसले पर कायम रहेगी और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ शायद 17 तारीख को लेंगे। राठी साहब, जिस तरीके से इसमें कोई शंका नहीं कि कह रहे कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आखिरकार अमित शाह जो कि चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, आखिरकार वो पर्यवेक्षक के तौर पर वो क्यों आ रहे हैं? देखिए, पर्यवेक्षक तो आते हैं, वो तो आते हैं। कोई बड़ा नेता आता है तो ये बल्कि हरियाणा के सम्मान की बात है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने भी सुना कि हमें शायद टाइम उन्होंने दे दिया है शपथ समारोह में आने का, वो भी आएंगे, तो ये भी प्रदेश के लिए एक सम्मान की बात है। पर्यवेक्षक एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो करनी पड़ती हैं। क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या कहीं ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि कोई आवाज उठ सकती है सीएम पद के लिए, उसको दबाने के लिए आ रही है? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ अपने दम से एक अपनी सीट निकाली है या किसी दूसरे ने अपने दम से 8 से 9 सीट निकाली हैं, तो नायब सिंह सैनी जी ने कितनी सीट निकाली है हरियाणा के अंदर? सोचना तो ये भी पड़ेगा ना पार्टी को। सबसे ज्यादा जो है वो चीज तो उनके पास है ना। नायब सिंह सैनी जी को क्रेडिट है इस बात का। सोनीपत जिला, जाटलैंड, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रभाव का क्षेत्र, 3-4 महीने पहले चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस पार्टी का एमपी बना, भले ही कम वोटों से बना। 6 में से 5 सीट आज भाजपा को दे रखी हैं। तो क्या मोहनलाल बड़ोली जी प्रदेश अध्यक्ष वहां थे, उनका भी प्रभाव, नायब सिंह सैनी जी का भी प्रभाव, पार्टी के दूसरे नेताओं का भी प्रभाव, कि इनकी जो भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता। और बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों के अंदर डिमांड की जाती है, लेकिन बड़े नेता हर चीज का आकलन करके फैसला लेते हैं। मैं तो ये मान करके चलता हूं कि नायब सिंह सैनी जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले बनेंगे।
डॉक्टर साहब, अगर नायब सैनी सीएम बनते हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के अंदर जिज्ञासा जगाई थी कि भाई अगर दोबारा से मुझे मौका मिलता है तो मैं दिन रात 24 घंटे काम करूंगा, एमएसपी की बात हो, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, तो आपको कितना लगता है कि कहां पर वो स्टैंड करेंगे, कितना खरा उतर पाएंगे वो? देखिए, 6 महीने का समय उनको चाहिए इस काम के लिए, कम से कम। किसी भी सरकार का अगर आपने आकलन करना है, चाहिए तो साल भर, लेकिन 6 महीने तो कम से कम चाहिए। अभी जब नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने, ऊपर से लोकसभा का चुनाव आ गया, तुरंत विधानसभा का चुनाव आ गया, तो खुल करके वो अपनी पारी खेल नहीं पाए हैं, खुल करके यानी बैटिंग नहीं कर पाए हैं। अब उन्होंने एक दिन इशारों में कहा भी था कि अभी तो ट्रेलर देखा है, फिल्म दिखानी बाकी है। और अभी वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से धड़ल्ले से काम होंगे ना, और कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, तो कम से कम 6 महीने का उनको समय दीजिएगा। किस प्रकार का मंत्रिमंडल होगा, कौन कौन चेहरे होंगे, किस प्रकार के जातीय समीकरण मंत्रिमंडल के अंदर होंगे, और किस आधार पर वो विभागों का बंटवारा करेंगे, तो उसके ऊपर भी काफी निर्भर करता है। कितने पुराने चेहरे होंगे, कितने नए होंगे। लेकिन जहां तक संभावना है कि इंडिपेंडेंस में से शायद किसी को मौका ना मिले, अगर किसी को मौका मिलेगा तो वो सीनियरिटी के हिसाब से मैं मानता हूँ सावित्री जिंदल जी को मिल सकता है, क्योंकि उनके बेटे भाजपा से कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, वयोवृद्ध हैं और अच्छी छवि उनकी है। और बाकी कुछ पुराने नाम हैं, जैसे महिपाल ढांडा जी का नाम है, चर्चाएं दादा राम कुमार गौतम की भी चली हुई हैं, मूलचंद शर्मा जी की भी चली हुई हैं। तो वो मुख्यमंत्री का एक अपना अक्षेत्र होता है, उनका फैसला होगा और पार्टी के बड़े नेताओं से सलाह मशवरा करके मिलेंगे, वो इस फैसले को लेंगे। लेकिन 6 महीने का समय नायब सिंह सैनी जी को दो, उसके बाद ये आकलन हो सकता है कि जो मैनिफेस्टो में इन्होंने वायदे किए थे वो कितने कारगर धरातल पे सच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रशीद साहब, एक जिस तरीके से जब ये नायब सैनी सीएम बने थे तो उस समय एक चर्चा चल रही थी, और जो चर्चा आज भी कायम है कि ये मनोहर लाल को अपना गुरु मानते हैं, उसकी छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या आपको लगता है उससे बाहर निकल कर काम कर पाएंगे या उसी लीग में रहकर काम? कई बार ऐसा होता है कि गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेले शक्कर हो जाते हैं, और राजनीति में विशेषकर उनकी श्रद्धा है, आज वो मान सम्मान दे रहे हैं, देना भी चाहिए, उम्र में भी बड़े हैं। लेकिन राजनीति की उंगली पकड़ करके जो आदमी जिसकी चलता है, कई बार वो उनसे ऊंचे पायदान तक पहुंच जाते हैं। ये भी एक भविष्य के गर्व की बात है। ये कार्यकाल भी 6 महीने का अगला जो समय होगा, इस बात की भी पुष्टि वो करेगा। कौन गुरु ये नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य मेरे से ऊंचे ओहदे पर जाए और ज्यादा पॉपुलर हो। एक खबर और ये निकल कर सामने आ रही है कि जो पहले जो इनके पदाधिकारी थे, मुख्य सचिव हो या सचिव हो, प्रधान सचिव हो, कि उनको बदला जा सकता है, तो क्या शंका है बीजेपी को कि वे पहले रणनीति के तहत काम करेंगे या नायब सैनी के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे? देखो, कुछ विशेष चाहत के आदमी होते हैं, जैसे एक मीडिया कोऑर्डिनेटर थे सुदेश कटारिया जी, मनोहर लाल खट्टर जी के, उनको वो लास्ट में आगे चेंज हुए थे, लेकिन खट्टर साहब ने उनको अपने साथ दिल्ली जोड़ लिया है। तो इस प्रकार की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के काफी विश्वास पात्र व्यक्तियों की होती हैं, उसमें मुख्यमंत्री को फ्री हैंड मिलेगा, वो जिसको चाहे उसको रख सकते हैं। तो आप हरियाणा का भविष्य कैसा देखते हैं आने वाला? हरियाणा का भविष्य तो जिस प्रकार से तीसरी बार जनता ने जनादेश दिया है, कहीं न कहीं भरोसा तो नायब सैनी के ऊपर, भाजपा के ऊपर लोगों ने किया है। अब हमारे ये कहें कि भरोसा जनता ने नहीं जताया, नहीं दिखाया, इनके ऊपर नहीं दर्शाया, इनको तो आशीर्वाद क्यों देती, इनकी सरकार कैसे बनती? जनता का ट्रस्ट तो आज भाजपा के ऊपर दिखाया जनता ने, उस ट्रस्ट के ऊपर ये कितना खरा उतरेंगे, वही बात फिर कि 2-4 महीने का समय तो इनको मिलना ही चाहिए। तो सुना अपने दर्शकों, तो कहीं ना कहीं अभी जितनी उम्मीदें लोगों को नायब सैनी से हैं, अभी उनको समय मिलना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली है। इसलिए जब 6 महीने साल भर का जब उनका समय पूरा होगा, उसके बाद ही आकलन हो पाएगा कि आखिरकार सरकार किस तरीके से काम कर रही है। राठी साहब, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।